बाबा के मिशन का मिशनरी हूँ, उनके मिशन के लिए कमिटेड हूँ, उनके मिशन का काम करना के लिए उत्साहित हूँ। इसलिए कभी कभी अकेले में सोचता भी रहता हूँ कि मालिक के मिशन का काम सुचारू रूप से आगे कैसे बढ़े। बाबा को जैसा कैडर चाहिए था वैसा कैडर बनाने के लिए उन्होंने आए दिन गाइडलाइन दी, हम लोगों का मार्गदर्शन किया और यथासंभव हम अपने आप को उनके अनुसार ढालने का प्रयास करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। और ये प्रयास कभी थमने वाला नहीं है। ये जब तक हम इस धरती को छोड़ेंगे नहीं तब तक अनवरत चलता रहेगा। इसलिए कैडर क्रिएशन का काम देश काल पात्र के हिसाब से टाइम टू टाइम, जैसे प्रभुत्व का प्रिंसिपल तो कभी बदलता नहीं है, अपरिवर्तनीय होता है, किंतु पॉलिसी मैटर ये देश काल पात्र के हिसाब से बदलता रहता है। तदनुकूल कैडर का क्रिएशन भी देश काल पात्र के हिसाब से बदलता रहेगा। बाबा ने जब हमें कैडर बनाने की शुरुआत की तो सबसे पहले बोले, देखो तुम्हें परम पुरुष की साधना करनी पड़ेगी। ऊपर में आवाज ही नहीं आ रहा, मत दीजिए और क्लास में मत दीजिए, बल्कि बाहर जितने लोग हैं सबको बोलिए कि सुनना है तो अंदर है। तो पहली कंडीशन यही थी कि हमें साधना करनी है। बाहर जितने भी लोग हैं हॉल में आ जाएं। बाद में फिर धीरे धीरे बाबा बोलते गए कि नहीं, तुमको आसन भी करना है, तुमको उपवास भी करना है, तुमको ये करना है, वो करना है। धीरे धीरे पहले खाली एम नियम दिया, बाद में पंचदशील दिया, बाद में 14 पॉइंट्स दिया, बाद में 15 पॉइंट्स दिया, बाद में 16 पॉइंट्स दिया। तो ये धीरे धीरे बाबा अपने कैडर को पक्का बनाने के दृष्टिकोण से देते रहे हैं। वो सबको अध्ययन करने के बाद में कुछ चीजें मेरे मन में आई, वो चीजें मैं आपके साथ में आज शेयर करना चाहूंगा। मालिक के मिशन का कैडर कैसे होगा? कैडर आप जानते हैं, आप लोग लिखना पसंद करेंगे या ऐसे ही बोलता जाऊं? एक यहाँ स्टैंडिंग माइक चाहिए मुझे। ब्लैक बोर्ड के सामने में एक स्टैंडिंग माइक दीजिए। ब्लैक बोर्ड के सामने रखिए। कैडर को मैंने डिफाइन किया है, अ पर्सन हु इज क्रिएटिव, एक्टिव, डिसिप्लिन्ड, रिवॉल्यूशनरी एंड एवर रेडी टू फाइट अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इविल्स इन सोसाइटी। ये कैडर की डेफिनेशन है। कैडर में CADRE ये 5 अक्षर आते हैं इसकी स्पेलिंग में, कैडर की स्पेलिंग में CADRE। मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक। तो C माने क्रिएटिव माइंडेड, लिखिए। C माने क्रिएटिव माइंडेड, निगेटिव नहीं सोचेगा, हमेशा क्रिएटिव सोचेगा, हमेशा पॉजिटिव सोचेगा। कैडर की पहली क्वालिटी। सी माने क्रिएटिव माइंडेड। ये माने एक्टिव इन पर्सनल एंड सोशल लाइफ। ये माने एक्टिव इन पर्सनल एंड सोशल लाइफ। डी माने डिसिप्लिन्ड and dedicated for Guru's mission. Disciplined and dedicated for Guru's mission. Disciplined and dedicated.
disciplined ed disciplined and dedicated for Guru's mission. R माने revolutionary in each and every aspect of life. Revolutionary in each and every aspect of life. और लास्ट E, एक मिनट दादा, revolutionary in each and every aspect of life. मैं इसको बुक फॉर्म में लाऊंगा, मैं छोटी सी बुकलेट तैयार करूंगा इसका। मेरे एकदम मुंह में मत सका। And last E, ever ready to fight against all sorts of evils in society. ठीक है। Ever ready to fight against all sorts of evils in society. इसको बाद में आप लोग चिंतन कीजिएगा, लेकिन इसको मैं अपने तरीके से थोड़ा सा इस पर चिंतन जो मैंने किया, all sorts 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 of evils in society. हाँ, क्रिएटिव माइंडेड माने हमेशा क्रिएटिव सोचेगा, रचनात्मक सृजनात्मक समाज को बनाने की सोचेगा, तोड़ने की नहीं सोचेगा। कैडर की पहली क्वालिटी, ठीक है, रचनात्मक सोचेगा। एक्टिव इन पर्सनल एंड सोशल लाइफ, चाहता तो है ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग तो है, किंतु एक्टिव नहीं है तो वो कार्यान्वित नहीं हुई है, तो फायदा क्या? फायदा क्या? इसलिए कैडर जो सोचता है उसको करने वाला चाहिए, खाली सोचने वाला नहीं, करने वाला चाहिए। करेगा कब? जब एक्टिव होगा तब। एक्टिव किसमें? पर्सनल लाइफ में भी और सोशल लाइफ में भी। जैसे कल प्रियतोषण दादा ने कहा था कि सुबह जल्दी से उठना, तैयार होना, भगवान का ध्यान करना, पहले उसकी सेवा करना, फिर उसके सृष्टि की सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार करना। पर्सनल लाइफ में भी एक्टिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 8 बजे तो सोता रहेगा, तो ये कौन सी एक्टिवनेस है भैया? ऐसा नहीं कि स्नान घर में बाथरूम में चला गया तो ये 1 घंटा नहा ही रहा है, ये कौन सी एक्टिवनेस है? नहीं, जो काम जिस समय होना है, जितने देर में होना चाहिए होना चाहिए, वो देश काल पात्र के हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक्टिव इन पर्सनल एंड सोशल लाइफ, समाज के साथ में भी हमें एक्टिव होना पड़ेगा। डिसिप्लिन्ड, जानते हैं डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन इज ओबीडियंस एंड ओबीडियंस इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज ओबीडियंस एंड ओबीडियंस इज डिसिप्लिन। हमारे VSS कैंप में ये पढ़ाया जाता था। क्या हिंदी में बोलिए इसका? आज्ञा पालन है, अनुशासन है, अनुशासन ही आज्ञा पालन है। अपने अधिकारी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। डिसिप्लिन मतलब जो बोला सो बोला, करने के लिए बोला तो बोला, उसमें फिर ईफ एंड बट्स नहीं लगाएंगे। जो ऑर्डर हुआ। नो लॉजी, नो रीजनिंग बट द कंप्लेंस ऑफ ऑर्डर। ये मालिक का आदेश है, बाबा का। कंप्लेंस ऑफ ऑर्डर, तुम्हारे अधिकारी ने जो कहा, महासत्व प्रिय ने जो कहा, बस उसको करना है, यही डिसिप्लिन है। बोला है करो तो करो, नहीं करो तो मत करो, मर जाओ लेकिन मत करो। ये स्पिरिट, ये दिस इज डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड फॉर गुरुज मिशन। मुझे मेरे गुरु का मिशन पूरा करना है। गुरु का मिशन क्या है ये भी तो जानना पड़ेगा। एक मानव समाज, एक सद्विप्र समाज, एक शोषण मुक्त समाज, यही गुरु का मिशन है। बाबा ने कहा है एक जगह पर कि मैं चेला बनाने के लिए नहीं आया हूँ धरती पर, मैं 2-4 मकान बनाने के लिए नहीं आया हूँ धरती पर, मैं समाज बनाने के लिए आया हूँ। और समाज बनाने के लिए मुझे तुम सबका सहयोग चाहिए। एक मानव समाज, एक सद्विप्र समाज, ये बाबा का मिशन है। तो ये क्लास के बीच में इस गुरु के मिशन को पूरा करने के लिए उसकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है। अब रिवॉल्यूशनरी इच एवरी एंड एस्पेक्ट्स मतलब क्या? क्रांतिकारी परिवर्तन, विप्लवी परिवर्तन, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब हमारा खाना पीना जीना, जो कुछ भी करना,
जैसे अभी आचार्य पारसनाथ जी ने बताया कि हमारा खाना अल्कलाइन होना चाहिए, ये हमारे खाने में परिवर्तन लाएगा, हमारे सोचने में परिवर्तन लाना पड़ेगा, हमारे एक्शन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमारे समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में भी परिवर्तन, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मतलब राजनीतिक, अर्थनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सब में, कृषि में, उद्योग में, रोजगार में, इस जितनी सारी नीतियां हैं जो वर्तमान में चल रही है, जो हमारे काम की नहीं है, जो हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में हमारी सहायता नहीं करती है, ऐसी सारी गलत नीतियों को हमें तोड़ मरोड़ करके फेंक देना पड़ेगा। फेंकना नहीं, जला करके खत्म कर दो और नई व्यवस्था लागू करो। ऐसा रिवॉल्यूशनरी जो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में रिवॉल्यूशनरी कदम लाएगा। आनंद मार्ग में दीक्षा लेने के बाद में उसका जीवन टोटली बदल जाता है, वो पुराना जीवन नहीं रह जाता है। दिस इज रिवॉल्यूशनरी चेंज। पहले खुद में लाओ, उसके बाद में समाज में लाओ, ये रिवॉल्यूशनरी होगा कैडर। और लास्ट, जहाँ कहीं भी समाज में गलत देखेगा उसका विरोध करेगा, उसको नहीं होने देगा। ये एवर रेडी, हमेशा तत्पर रहेगा टू फाइट। किसके खिलाफ में? ऐरू गैरू नतु खैरू के खिलाफ नहीं, जो गलत करता है उसके खिलाफ में संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर जो रहेगा वो है कैडर। एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर। एक बार मालिक के सामने एलिप्टी की रिपोर्टिंग चल रही थी कलकत्ता में, बाबा के सामने। बाबा ने एक अपने एलिप्टी को सामने बुलाया, उसका नाम था पुरुषोत्तम। दादा कहाँ गए? पुरुषोत्तम फ्रॉम उड़ीसा। पुरुषोत्तम भोई, सब जानते हैं उड़ीसा के जी। अभी एक साल पहले बेचारे ने सही छोड़ा। उसको बुलाया और बोले, रे उस दिन तू तालाब के किनारे खड़ा था, तेरे आंखों के सामने एक औरत ने गंदे कपड़े धोया, और कहाँ धोया? जहाँ पर लोग ब्रश करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, उस घाट पर धोया। तूने देखा, तूने समझा कि ये गलत कर रही हैं, फिर भी तू चुप रहा। तूने कुछ बोला क्यों नहीं? तूने विरोध किया क्यों नहीं? जस्ट सी दिस इज द स्पिरिट ऑफ ए कैडर। जहां भी गलत देखते हो वहां बोलो, चुप रहोगे तो तुम पाप करते हो। बाबा की वो वाणी मेरे पास लिखी है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको बाद में। एवर रेडी टू फाइट अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इविल्स इन सोसाइटी, एक्सप्लॉइटेड, कोई भी हो, राजा हो या रंग का हो, अगर प्रधानमंत्री भी गलत काम करता है तो हम उसका भी विरोध करेंगे। ये हमारा कैडर का स्पिरिट होगा, ये कैडर। अब ये जो कैडर है, बाबा आनंद मूर्ति के मिशन का पक्का कैडर कब बनेगा? उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से ये 7 अल्स को स्वीकार करना पड़ेगा, अपने आत्मसात करना पड़ेगा। 7 अल्स, ये तो हुआ ऑर्डिनरी कैडर। पक्का कैडर, कमिटेड कैडर किसको कहेंगे? एक्टिव कैडर जिसको हम कहेंगे, वो होगा 7 अल्स जिसमें है 7 अल्स नहीं, LS, a person who possesses 7 अल्स and acts accordingly is active कैडर। दादा अगर शॉर्ट है तो लिखिए, अगर बहुत लंबा है तो क्या लिखिएगा? नहीं, शॉर्ट ही है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग लिखिए, ठीक है। लिखिए, बोलिए, सबको कहिए। बोलते हुए लिखिए दादा। हाँ जी। नंबर 1 एबल, ABLE, एबल, ठीक है। नंबर 2 फोकल, व्यूअर्स ये है फोकल। नंबर 3 लॉजिकल, नंबर 4 मॉरल, नंबर 5 स्पिरिचुअल, नंबर 6 सोशल,
नंबर 6 ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल able means what to speak, vocal means how to speak, and logical means when to speak. इसी को कहते हैं थीम, इसको कहते हैं स्टाइल, और इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। अब मैं एक एक करके शॉर्ट में बता रहा हूं। एबल मीन्स योग्य, योग्य, ठीक है। सक्षम, सक्षम कैडर किसको कहेंगे हम? इसको लिखिए, हु पजेसेस 5P। सक्षम कैडर, प्राउड का सक्षम कैडर वही होगा जिसमें 5P's का ज्ञान होगा। 5P's क्या लिखिए आगे में, नीचे लिख दीजिएगा आप लोग। ये लिखने के बाद नीचे लिखिए 5P's। सेकंड में फोकस में क्या लिखे हैं? हाउ टू जी, हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, ठीक है। ये 5P माने क्या पता है? 5P मतलब ये प्राउड का ज्ञान की बात बोल रहा हूं मैं, प्राउड के ज्ञान की बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कैडर अभी ये प्राउटिस्टों का ये शिविर है, यूटिलाइजेशन ट्रेनिंग कैंप प्राउटिस्टों का है, इसलिए मैं उस एंगल से बातें कर रहा हूं। तो 5P माने क्या, आप इसको लिख लीजिए। पहला P है फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ प्राउड। नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ प्राउड। नंबर 3 पॉलिसीज ऑफ प्राउड। नंबर 4 प्लानिंग ऑफ प्राउड, प्लान्स कीजिए, प्लान्स ऑफ प्राउड। एंड 5 प्रोग्राम्स ऑफ प्राउड। पक्का प्राउटिस्ट बनने के लिए, प्राउड का पूरा ज्ञान जानने के लिए 5P's को जानना जरूरी है। फिलॉसफी, व्हाट सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी प्राउड इज। प्रिय तुषानंद दादा हर क्लास में बोलते हैं, बोलो क्या है? क्या? व्हाट सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी प्राउड इज। नहीं, गॉड हिंदी में बोलिए तो हमें बात क्या प्राउड का दर्शन किस प्रकार का है? 4 प्रकार की, बाबा ने कहा दर्शन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वार्थ केंद्रित, नंबर 2 वस्तु केंद्रित, नंबर 3 डॉगमा केंद्रित, और नंबर 4 गॉड सेंटर्ड, ईश्वर केंद्रित। ईश्वर केंद्रित, गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी है, यह ईश्वर केंद्रित दर्शन है। अच्छा ठीक है, मैं हिंदी में भी बोलता जाऊंगा, ठीक है। यह ईश्वर केंद्रित फिलॉसफी है प्राउड। ईश्वर के लिए, ईश्वर को पाने के लिए सारी व्यवस्था, यह ईश्वर केंद्रित है, ठीक है। जो कुछ भी व्यवस्था होगी, जैसे हम बोलते हैं भारत का संविधान जब बना तो भारत के प्राण धर्म को विचार नहीं किया गया। ये हमारा संविधान तो नकल है बाहर के देशों की। तो हमारा संविधान, हमारी व्यवस्था प्राण धर्म केंद्रित होनी चाहिए। अध्यात्म भारतवर्ष का प्राण धर्म है, परिणाम स्वरूप आज हम लोगों को ये सारी चीजें भोगनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो ईश्वर केंद्रित दर्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ प्राउड। शिवानंद दानी दादा ने, आचार्य शिवानंद दानी दादा जी ने 16 सूत्र की जो आपके सामने व्याख्या की, वो 16 प्रिंसिपल्स ऑफ प्राउड। और पॉलिसीज, डिफरेंट पॉलिसीज, ये आपको एक जगह नहीं मिलेगा। मैंने बहुत मेहनत करके
आज से बहुत दिन पहले मैंने तैयार किया था वो क्लास। इस दिन इसलिए वो दादा उस दिन जिक्र कर रहे थे, हमारे पुनीशानंद दादा भी। पॉलिसीज, हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होगी, हमारी रोजगार की पॉलिसी क्या होगी, नीति क्या होगी, हमारी शिक्षा की नीति क्या होगी, हमारी सांस्कृतिक नीति क्या होगी, हमारी कृषि नीति क्या होगी, उद्योग नीति क्या होगी, अर्थ नीति क्या होगी, राजनीति क्या होगी, ये सारी नीतियों का ज्ञान होना चाहिए, जिसकी चर्चा आज हम लोगों के बीच सारी दुनिया के लोग उसको सुनते हैं। आपके टाटा से ही एक व्यक्ति है, बाबा के ऐसे कैडर है जिन्होंने स्वयं समझा है और समझाने का प्रयास करते हैं। उस व्यक्ति का नाम है राजेंद्र प्रसाद, जो सबसे आगे बैठे मेरे दाहिने साइड में। रोज रात में 5 दिन क्लास देते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे संडे को नहीं देते, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन। वो सारी नीतियों की बातें उसमें आती हैं, प्रिंसिपल्स नीति। ये प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, प्लानिंग क्या है? ये प्लानिंग टाइम टू टाइम बदलती जाती है। बाबा जब थे पता है, बाबा 6 महीने का प्लानिंग देते थे। इस 6 महीने में तुम्हें ये करना है और ये करने के तुम्हारे ये प्रोग्राम करना है। और हम लोग सब उसमें खुद पढ़ते थे, कोई एम्बिगुइटी नहीं होती थी, कोई लॉजिक रीजनिंग होना था। मालिक ने कहा हमको करना है तो करना है। दुर्भाग्य से कह रहा हूँ, आज सच बताऊं, ऐसी प्लानिंग देने वाला हमारे बीच में कोई नहीं रहा। फिर भी बाबा ने हम लोगों को अपने मिशन के लिए तैयार किया है। तो क्या यह हमारा दायित्व तो नहीं है कि हर 6 महीने में या कम से कम 1 साल में ये प्लानिंग तैयार करके उस प्लानिंग के अनुसार हमारा क्या प्रोग्राम होगा उसको करें? ये दादा पुण्यशानंद जी, पता है यहाँ आने से पहले उनके भोजपुरी समाज में 27 जिले, 27 में से शायद 21 जिलों में उन्होंने धरना दिया। ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम। प्लानिंग क्या? भोजपुरी को भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। तो हमको करना क्या है? वो प्लानिंग है। करना कैसे है, पूरा कैसे करना है, वो प्रोग्राम है। तो ये सारी चीजें जो जानेगा उसको मैं कहूँगा प्राउडिस्ट। ये एबल है, ये एबल है। क्या डर एबल तब बनेगा जब सारी चीज को जानेगा, उसके बाद में होगा। जान तो लिया, बोलना नहीं आता है तो फायदा क्या? सड़ जाएगा भीतर में। सड़ाओ मत, बहने दो। कीप मनी रूलिंग, कीप वाटर फ्लोइंग। ज्ञान का जो पानी तुमने अपने अंदर भरा है उसको रोको मत, सड़ जाएगा, बदबू आएगी। कोई तुम्हारे पास में ठहर नहीं सकेगा, ऐसी बदबू आएगी। इसलिए बहाओ, जितना बहाओगे, जितना बांटोगे, उतना ही बढ़ता जाएगा, उतना ही साफ सुथरा रहेगा। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वोकल होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जैसे राजेंद्र दादा रोज 1 घंटा 1.5 घंटा बोलते हैं, ऐसे बोलना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर बोलना पड़ेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से बोलना पड़ेगा। और जो बोलेगा हाउ टू स्पीक, ये हाउ टू स्पीक माने ये सारी चीजें। हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना है, ये सीखना पड़ेगा, कैसे बोलना है। और फिर लॉजिकल, जो बोला सो गले में अटकने वाला नहीं हो, गले से नीचे उतरने वाला हो। सीधे पानी पीते हैं, अटकता है कहीं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। वैसे ही लॉजिकल मीन्स तार्किक। जो बोलेंगे अगला आदमी सुनेगा, बोलेगा ओह दिस इज सो वंडरफुल। जैसे कल प्रियतोषन दादा बोल रहे थे, वो इंजीनियर, सो नाइस, यू हैव सेव्ड माय लाइफ। वैसे अगला आदमी सुनेगा तो बोलना चाहिए आपने मुझे दिशा दिखाई, आपने मुझे, मैं इसी का भी इंतजार कर रहा था। सच बताऊं, ये बूढ़ा बच्चा बंदूक लेने के लिए और उसकी ट्रेनिंग करने के लिए नक्सलाइटों के बारे में जाने की तैयारी कर रहा था। नक्सलाइट किसी को मुझे मारना था और उसको मारने के लिए मुझे ट्रेनिंग लेनी थी। ट्रेनिंग लेने के लिए मुझे नक्सलाइट लोगों के बीच जाना था, किंतु उसी दौरान मालिक ने कृपा किया
मार्गी बन गया, किताब पढ़ा। बाबा की आध्यात्मिक किताब पढ़ने से मुझे उतना अट्रैक्शन नहीं हुआ संस्था के प्रति, किंतु प्रभु की किताब जब मैंने पढ़ा, यही तो है जो मैं चाहता था। ठीक उसी तरह जब आप किसी के सामने कोई बात करेंगे तो उसको लगना चाहिए यही तो है जिसका मुझे इंतजार था। ऐसा लॉजिक नहीं होना पड़ेगा। जैसे कल क्लास हो रहा था, मैंने कहा खाने के बाद में 4 घंटा कम से कम गैप होनी चाहिए। आशु दीदी आई, उसने ग्राफ बढ़ाया और बोली देखो ये इंसुलिन ऐसे काम करता है, इंसुलिन ऊपर जाता है, उसको नीचे आने का समय ही नहीं मिलता है। मैं इस तरीके से लोगों को लॉजिकली समझाना पड़ेगा। मैंने बोल तो दिया, लेकिन आशु दीदी ने उसको लॉजिकली दिखा दिया। डॉक्टर है ना, मैं नहीं जानता था इंसुलिन का कैसे कैसे फंक्शन होता। तो जब हम कोई बात किसी के सामने बोलेंगे तो 101% वो कन्विंस हो जाना चाहिए। ऐसा लॉजिक व्हेन टू स्पीक, व्हेन एंड वेयर टू स्पीक, कहाँ पर क्या बोलना है। ये प्रोटेस्टिंग की सभा है, यहाँ पर अगर हम कीर्तन के बारे में बोलेंगे तो दैट विल गो रॉन्ग। यहाँ पर प्राउड की ही चर्चा होनी चाहिए, किंतु जब कीर्तनियों के बीच में जाएंगे तो वहाँ कीर्तन की ही बात बोलनी होगी, वहाँ प्राउड की बात नहीं आनी चाहिए। तो व्हेन टू स्पीक, वेयर टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक। और ये जो तीनों चीजें हैं, दिस इज नोन एज आर्ट ऑफ ऑरेटरी। ठीक है, ये 2 पढ़ने का नोट्स है मेरा, बाबा आदम के जमाने से बना हुआ है, आर्ट ऑफ ऑरेटरी। इसमें थीम ऑफ स्पीच है, इसके क्या क्या 5 पॉइंट्स है। ये स्टाइल के भी 5 पॉइंट है और स्ट्रेटेजी के 2 पॉइंट है। स्ट्रेटेजी तो डायरेक्ट बाबा के तहत दिया हुआ है, बाकी 2 तो मैंने अपनी तरीके से अपनी एक्सपीरियंस के और सीनियर्स लोगों से सुन कर तैयार किया, लेकिन स्ट्रेटेजी तो डायरेक्ट बाबा की दी हुई है। अभी समय कम है, मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मेरे मन में था अगर बीच में थोड़ा समय मिलता या फिर यहाँ पर वर्कशॉप होता फ्री स्टाइल ऑडिटरी का, एक टेम्पो लेक्चर का, तो लेक्चर कराने से पहले लेक्चर कैसे देना है उसकी ट्रेनिंग मैं इसके आधार पर देता। और इतना ही नहीं, इसके जानते हैं व्हाट टू डू बिफोर स्पीच, व्हाट टू डू ड्यूरिंग स्पीच एंड व्हाट टू डू आफ्टर स्पीच। कई लेक्चर देते हो तो पहले क्या करना है, सारे पॉइंट्स डिटेल में सिर्फ सिस्टमाइज किए हैं। अगर आप लोग चाहिएगा तो इसका जेरॉक्स कॉपी करा करके बाद में ले लीजिएगा। जी दादा, रीड कर दिए स्वयं भी कर रहे हैं। नहीं अभी नहीं होगा दादा, जेरॉक्स बहुत टाइम लगेगा। ओके माय लॉर्ड। ओके, लॉजिकल समझ में आ गया। अब मॉरल सब कुछ है, लेकिन नैतिक बल अगर नहीं है तो करने में बल नहीं मिलेगा। व्यवहार में कुछ और करता है, बोलने में कुछ और बोलता है, असर नहीं होगा। इसलिए मॉरल होगा। मॉरल मतलब क्या, कोड ऑफ कंडक्ट स्ट्रिक्ट होगा। जो स्वयं उपवास नहीं करता वो बोलेगा, कौन सुनेगा उसकी बात। जो स्वयं चाय पीता है बोलेगा चाय पीने से नुकसान होता है, कौन सुनेगा पगले तेरी बात रे। पहले कर, मेरे मौला ने पहले अपनी किया तब हमें को बोला, जब मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। उनको भी करना पड़ेगा अगर मेरे मिशन का मिशनरी बनना चाहते हो तो। इसलिए मॉरल, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक साधना अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। सच बताऊं, स्पिरिचुअल का रियल मीनिंग तब पूरा होता है जब कैडर अपनी साधना की बदौलत साधना करते 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 काममय से मनोमय से अतिमानस, अतिमानस से विज्ञानमय, विज्ञानमय से हिरण्यमय कोष तक पहुंचता है। विज्ञान में कोष में विवेक और वैराग्य होता है। जिसके मन में केवल और केवल विवेक है और वैराग्य है, दुनिया की कोई चीज उसको आकर्षित नहीं कर सकती। ऐसा विरागी वैरागी। और जो सोचता है वह हमेशा विवेक के माध्यम से सोचता। जो सोचेगा अच्छा ही सोचेगा, उसके सोच में तनिक भी 1% भी कोई गलत चीज नहीं आ सकती। ऐसा विवेकी, ऐसा कैडर चाहिए मेरे मौला को, ऐसा कैडर चाहिए। स्पिरिचुअल 6 लेसन पूरा करेंगे, विवेकी बन जाएंगे। सोशल,
यहाँ तक तो गुडी गुडी बॉय बन गया रे बंदे, किंतु तू अगर सोशल नहीं बनेगा तो सोसाइटी के लिए क्या खाक करेगा। इसलिए तुझे सोशल बनना पड़ेगा। सोशल मीन्स क्या, समाज की क्या समस्याएं हैं। जैसे पुण्यशरण दादाजी ने उस दिन क्लास लिया तो बताया कि व्यावहारिक समस्याएं समाज की क्या क्या है और उन समस्याओं का समाधान क्या है। समाधान अभी बताना बाकी है, वो अलग क्लास होगा उनका। मैं जानता हूं वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अति सुंदर होगा क्लास। समाधान, किसी भी समस्या का समाधान। तो सोशल बने a person who knows each and every problem of the society, इंडिविजुअल की भी और कलेक्टिव की भी, जो समस्या जानता है और जानता है कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। समस्या यहाँ मिलेगा पॉलिसीज में। समस्या का समाधान कहाँ मिलेगा, पॉलिसीज में मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा सोशल जो डे टू डे लाइफ में जो समस्या है उसका समाधान क्या है जानने वाला सोशल बनना पड़ेगा। और लास्ट में कुछ भी करते हो किंतु तुम्हारे मिशन का स्ट्रक्चर अगर नहीं बढ़ता है। बाबा के सामने लोग जाकर बोलते थे कि बाबा वो अमूल भट्टाचार्य है ना, आम्रा बंगाली का सेक्रेटरी, क्या बोलता है बाबा, लगता है सुभाष चंद्र बोस। जब बोलता है तो लगता है सुभाष चंद्र बोस बोल रहा है। अरे हरामजादे, मालिक कहता था कितना कमेटी बना रहे, कितना कैडर बना रहे। ये सब कुछ करने के बाद में अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नहीं बना। मेरा मौला पूछता था मैं जाऊंगा, तुम बोलते हो ना डीएमसी के लिए आओ, मैं आऊंगा, लेकिन मुझे बताओ ना मेरे जाने से मेरे संगठन को क्या फायदा होगा। तब बोलना पड़ता था बाबा आपके जाने से ना स्कूल खुल जाएगा, आपके जाने से ना अनाथ आश्रम खुल जाएगा, आपके जाने से ना प्रेस लग जाएगी, आपके जाने से ना पेपर शुरू हो जाएगा, आपके जाने से ना मार्गी इंस्पायर हो जाएंगे और मार्गी इतने इंस्पायर हो जाएंगे बाबा कि आपके मिशन का कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ चलो बात समझ में आ रही है। ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। ये यूटीसी हो रहा है, ये यूटीसी का आउटपुट अगर हम नहीं दे सके, मैं उसकी बात लास्ट में करूंगा आपके बीच में। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशनल। आप सब यहाँ आए, आकर के चले गए, खाए पिए, सुने, इस बूढ़े बच्चे को सुने, सबको सुने और चल दिए। और ऑर्गेनाइजेशनल अगर नहीं बन पाए तो क्या फायदा है 5 दिन यहाँ समय देने का। ये सारी चीजें सेवल अल, ये एल ए एल ए एल ए एल ए एल एल की उच्चारण पल होता है, ए पल होता है ना। इसलिए 7 अल्स जिसमें होंगे वही मेरे मालिक के मिशन का पक्का कैडर, एक्टिव कैडर। अब ये जो कैडर है मालिक के मिशन का, ये कैडर कितने तरह का होता है? एनीबडी ऑफ यू? मालिक के मिशन के कैडर्स कितने प्रकार के होते हैं? मैं हल्का हिंट देता हूं, 5 प्रकार के। हाँ 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 बोलिए बोलिए। होल टाइमर्स और एलएसटी। हाँ हाँ वेरी गुड। और डब्ल्यूटी, एलएफटी, एलपीटी, फुल टाइमर, पार्ट टाइमर। टाइप ऑफ कैडर नंबर 1 WT, नंबर 2 LFT, नंबर 3 PKB, नंबर 4 SKSC। ये कौन सा छोटा पार्ट टाइम। हाँ क्या सारी एलपीटी जिसको एलपीटी, एलएफटी के बाद में 3 नंबर में हुआ है।
LFT नंबर 3, LPT नंबर 4, नंबर 5. These are 5 types of cadres of बाबा आनंद मूर्ति's मिशन. अगर हम अपने आप को बाबा के मिशन का मिशनरी मानते हैं तो हमें इन 5 में से कहीं न कहीं अपने को फिट करना पड़ेगा, और नहीं तो हमारा ये कहना कि आई एम ए मिशनरी ऑफ द मिशन ऑफ महासंभूति गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा. इसके भी WT, LFT, LPT, PKB, SKB, होल टाइमर, होल टाइमर, लोकल फुल टाइमर, PKB, लोकल पार्ट टाइमर, लोकल पार्ट है. हाँ, पूर्णकालिक बंधु, पूर्णकालिक बंधु, स्वल्पकालिक बंधु, इसमें से कहीं न कहीं अपने को फीड करना पड़ेगा. अगर हम मालिक का बंदा, मालिक की बंदी, मालिक के मिशन का मिशनरी बनना चाहते हैं तो, और नहीं तो जो नहीं चाहते उनके लिए मेरे मुंह में कोई शब्द नहीं है. दादा, हाँ जी, स्वल्पकालिक, लेकिन हम तो अल्पकालिक जानते हैं. हाँ तो वही स्वल्प माने अल्प एक ही बात है. अल्पकालिक स्वल्प एक ही बात है. हाँ जी जी, वही है, वही है, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है. से ठीक करे आप. कितना देर के लिए बोले थे दादा? हम 1 महीना छोड़ दिया. कमिटेड पीरियड के लिए. हाँ, क्योंकि जॉब में थे 1 महीने का बोले थे. अब सुनिए, मालिक के मुंह से निकली हुई बात सुना रहा हूं. दिस इज द क्लेरियन कॉल ऑफ महासंभूति. रिमेंबर, यू हैव टू सर्व ह्यूमैनिटी. दादा राजेंद्र जी प्लीज इसको ट्रांसलेट करना है आपको, नहीं तो पुनिशानंद दादाजी करेंगे. रिमेंबर, स्मरण रखो, यू हैव टू सर्व ह्यूमैनिटी. तुम्हें मानवता की सेवा करनी है. यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ टू द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी एज ए होल. तुम्हें समाज के भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करना है. योर लाइफ इज वैल्यूएबल. तुम्हारा जीवन मूल्यवान है. योर टाइम इज ऑल द मोर वैल्यूएबल. और तुम्हारी जिंदगी का समय उससे भी कीमती है. यू शुड नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट. अपनी जिंदगी का एक क्षण भी बर्बाद मत करो. द टास्क इज ग्लोरियस. टास्क इज ग्लोरियस. ग्लोरियस माने टास्क इज ग्लोरियस. टास्क मतलब हो गया ये काम. हाँ, टास्क इज ग्लोरियस मतलब ग्लोरियस गौरवमय है. द टास्क इज ग्लोरियस. द टास्क इज नोवेल. नोबल है. नोवेल मतलब जेंटिल है. द टास्क इज नोवेल. लीड द लाइफ ऑफ वॉरियर. योद्धा का जीवन जीना है. एंड कॉन्स्टेंटली फाइट अगेंस्ट इविल्स. अन्याय के विरुद्ध, दुर्नीति के विरुद्ध सदैव संघर्ष करो. यू विल बी विक्टोरियस. मालिक का आशीर्वाद. यू विल बी विक्टोरियस. सो मार्च अहेड. रुको मत, आगे बढ़ो. ठीक है, तो ये हो गया. अब मुझे बताइए, बाबा आनंद मूर्ति ने अपने मिशन के लिए कैडर का क्रिएशन किया, किंतु क्या कैडर तक ही मिशन को सीमित रखा? नहीं. उन्होंने कहा कैडर को लीडर बनना पड़ेगा. कैडर को लीडर बनना पड़ेगा. लीडर की स्पेलिंग क्या है? LEADER.
सोच है। पसंद आवे तो स्वीकार करना, सुधार करना हो तो सुधार करना, ठीक है। एल माने लवली, लवली, लवली माने छोटा बच्चा नहीं, छोटा बच्चा लवली होता है, बूढ़ा बच्चा भी लवली होता है, किंतु लवली माने अ पर्सन हु लव्स ऑल, हु लव्स ऑल, जो सबको प्यार करेगा उसको कहते हैं नव्वे मानवता। Could you get my point? The very first criteria of leader will be he should be neo humanist. नव्वे मानवतावादी होगा तभी वो अपना पराया नहीं सोचेगा। कौन मेरा कौन पराया, जो सोचता है वो अपनों के लिए करता है, परायों के लिए नहीं। किंतु प्राउटिस्टों का जो लीडर होगा वह नव्वे मानवतावादी होगा, सबके लिए उसके दिल में प्यार होगा। एल्डरली माने एल्डरली, एल्डरली माने मेरे जैसा बूढ़ा नहीं। एल्डरली माने क्या? नौजवान। एक बात बताऊं, मेरा मालिक जब 18 साल का था, 18 साल, उस समय कालीचरण बंदोपाध्याय की उम्र कितनी थी? 40-50। एल्डरली कौन था? 35-40 का। एज के हिसाब से, एज के हिसाब से। उम्र में 4 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी गुरु उम्र में छोटा क्यों न हो, लीडर उम्र में छोटा क्यों न हो, वो एल्डरली होता है। एल्डरली माने सबको अपना समझना, सबको अपना समझना, सबको गाइड करना, सबके कल्याण की बात। एल्डरली, जो एल्डर हमारे परिवार में जो एल्डरली होते हैं सबके भलाई के लिए सोचते हैं कि नहीं, हमारा लीडर जो होगा वो सबकी भलाई के बारे में सोचेगा। Elderly like a guardian. गार्जियन, गार्जियन, दादा ने सब सही शब्द बोला, गार्जियन। ही मस्ट बी द जस्ट लाइक गार्जियन। गार्जियन कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है, गार्जियन कभी किसी की पार्टी नहीं बनता है। मैंने देखा है मेरे मौला को, कभी किसी की पार्टी नहीं बनते थे, नेवर नेवर। वैसा लीडर वो कभी किसी की पार्टी नहीं बनेगा। अब इसको मैं जितना लंबा खींचूंगा ना उतना ही और खींचता जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में जा रहा हूं। ये माने क्या? ऑल राउंडेड पर्सनालिटी, ऑल राउंडेड। ऑलराउंडेड पर्सनालिटी, ये जैसे उस दिन बोल रहे थे ना वो दादा आचार्य शिवानंदानी जी, वर्ण प्रधानता चक्रधारायाम, और दूसरा क्या? सद्विप्रा चक्र नियंत्रका। ये जो सद्विप्र होगा बीच में, उसमें चारों गुण होंगे। वह शूद्र भी होगा, वह क्षत्रिय भी होगा, वह विप्र भी होगा, वह वैश्य भी होगा। बोलो बोलो बोलो। ये सन्यासी अगर कहीं लैट्रिन पड़ी है उसको उठाएगा तो ये कौन सा काम हुआ? टीएमसी हो रहा था पटना में, टॉयलेट की संख्या कम थी, प्रेशर आया, रोड के किनारे रात के अंधेरे में बैठ गए। सुबह हुई, अगल बगल में लोग जब जाने आने लगे तो गाली देने लगे। अयो यो रामा, ये सत्यासारानंद दादा जो हमारे आज एस जी है, इन्होंने न देखा आओ न ताओ, गए एक टोकरी ली, यूं उठा उठा करके डाल देगा, यूं उठा उठा कर डाल देगा। ये कौन सी सेवा हुई? बोलो ना, शुद्रोचित। ऐसे ही लीडर जो होगा कभी नहीं सोचेगा मैं तो लीडर हूं, मैं क्यों करूंगा ये काम। ऑलराउंडेड पर्सनालिटी, फर्स्ट क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया, ठीक है। और जिस समय जो काम सामने होगा वही कर देगा। डी माने क्या? डी माने डिवोटेड फॉर गुरुज मिशन, डिवोटेड फॉर गुरुज मिशन। ठीक है, मेरे बोलने से पहले ही आप लोगों के मन में आ रहा ना, तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरा क्लास समझ में आ रहा है। डिवोटेड
devoted for गुरुज मिशन। और ए माने क्या? ए माने ई है। इस ई का कैडर में मैंने क्या क्या बताया था? कैडर में एवर रेडी टू फाइट अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इविल्स। किंतु यहाँ पर इस ई का माने बदल जाता है। वो कैडर है, ये लीडर है। तो यहाँ ई का क्या माने हो गया? एजुकेटेड पर्सन ना, एवर रेडी तो रहेगा ही। एवर रेडी टू डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर एनीबडी एट एनी टाइम। नहीं। एवर रेडी टू डू एनीथिंग एट एनी टाइम फॉर एनीबडी इन नीड। समाज में जिस किसी चीज की जरूरत होगी, कभी भी रात को 12 बजे भी अगर कोई बोलेगा कि नेताजी समस्या, क्या समस्या है रे? चल, एवर रेडी नहीं बोलेगा। अभी मैं सो रहा था, मेरी नींद हराम कर दिया। वो लीडर नहीं है। एवर रेडी टू डू ईच एंड एवरीथिंग। लिखिए, एवर रेडी to do each and everything for anybody at any time anywhere. Ever ready to do each and everything for anybody at any time at anywhere, कहीं भी हो। और आर का मतलब responsible for all round progress of society। Responsible for all round progress of society। लिखा सबने हो गया कंप्लीट। अब सुनो मालिक क्या कहता है। ये जो लीडर है, इस लीडर का निर्माण कैसे होगा वो सुनिए मालिक के मुंह से। मालिक ने क्या कहा? अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन सुन लीजिए पहले। लीडरशिप इज नॉट इम्पोज्ड फ्रॉम अबव। ऊपर से थोपी नहीं जाती लीडरशिप। Rather, it establishes itself through dedication। त्याग के माध्यम से लीडर को स्टेब्लिश करती है। डेडिकेशन, सिंसियरिटी, आइडियोलॉजिकल झील, फाइटिंग स्पिरिट एंड ऑल राउंड कैपेसिटी। लीडर्स ग्रेजुअली एक्वायर सच कैपेबिलिटीज बाय स्टेप। धीरे धीरे ये एक्वायर करते हैं। ठीक है। अब यहां पर मेरा एक सवाल है। जी दादा ये है, लीडरशिप इज नॉट इम्पोज्ड फ्रॉम अबव, कॉमा। Rather, it establishes itself through ideation, comma, sincerity, comma, ideological zeal, comma,
fighting spirit, and in the end, all-round capacity, full stop. And all-round capacity, full stop. Leaders gradually acquire such capabilities, ऐसी योग्यताएं धीरे धीरे अर्जन करते हैं. लीडर्स ग्रेजुअली एक्वायर सच कैपेबिलिटीज स्टेप बाय स्टेप. बाबा, ये बाबा का वर्षन है जो मैंने बोला. ठीक है. अब ये जो लीडर है, इस लीडर को क्या कहते हैं? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू ऑल. बाबा ने अपने लीडर को क्या कहा? बाबा ने अपने प्रौढ़ के लीडर को क्या कहा? यस, क्या कहा? ये सद्विप्र बनने के लिए मैंने उस दिन भी हल्का सा इशारा किया था सिंपोजियम के समय. बाबा की स्पष्ट लैंग्वेज है, 16 विधि में जो दृढ़ वही सद्विप्र. 16 विधि का पालन कठोरता के साथ में अगर कोई पालन करेंगे तो सद्विप्र बने बिना रह नहीं सकते. अपने आप उनकी इच्छा नहीं भी होगी तो भी बनना पड़ेगा उनको. अरे पेट भरने के लिए खाना, पेट भरने की इच्छा करनी पड़ती है. अरे खाते जाओ, ये समय आता है अपने आप पेट भर जाता है. कुछ भी दोगे तो नहीं खाएगा पेट. वैसे ही 16 पॉइंट का पालन करते जाओ, एक समय आएगा आप सद्विप्र बन जाएंगे. ये फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली एलिवेटेड एंड हु इज एवर रेडी टू फाइट अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इविल्स इन सोसाइटी, दैट पर्सन विल बी नोन एज सद्विप्र. ऐसे सद्विप्रों के बारे में बाबा ने अलग अलग जगह पर अलग अलग कहा है. उसको मैंने एट ए ग्लांस किया, जरा मैं पढ़ करके सुना दूं. यही बाबा का क्लियरियन कॉल है. विश्व के कल्याणार्थ सद्विप्र की एक नायकत्व प्रतिष्ठा का एकांत प्रयोजन है. एक नायकत्व, विश्व के कल्याणार्थ सद्विप्र की एक नायकत्व प्रतिष्ठा का एकांत प्रयोजन है. समाज यदि बुद्धि और बोधि दीप्त व्यक्ति द्वारा परिचालित हो तो वहां शोषण और अन्याय का कोई स्थान नहीं रहेगा. सबों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति की व्यवस्था करने के लिए एवं शक्तिशाली शासन यंत्र और बौद्धिक उपाय दोनों का ही प्रयोजन करना होगा. और यह जो करेंगे उन्हीं को कहेंगे सद्विप्र. सद्विप्र के अभाव में समाज टिक नहीं सकता. छात्र बुद्धि या विप्र बुद्धि शूद्रों को जो विप्लव के अग्रदूत बनेंगे, श्रृंखला सदा सीखना होगा. विप्लव की उपयुक्त ढंग से शिक्षा ग्रहण करनी होगी. अपने चरित्र का निर्माण करना होगा. नीतिवादी बनना होगा. एक शब्द में कह सकता हूं, उन्हें सद्विप्र बनना होगा. वोट देने का अधिकार यदि केवल सद्विप्रों के हाथों में रहता तो वास्तव की दुनिया और कल्पना के स्वर्ग में कोई भी अंतर नजर न आता. आगे बोलते हैं, समाज चक्र की परिघूर्णन क्रिया को कोई भी रोक नहीं सकता, सद्विप्र भी नहीं. सद्विप्र समाज चक्र की चक्र नाभि में अधिष्ठित होकर घूर्णन क्रिया पर सजग और सतर्क दृष्टि रखे रहेंगे. किसी भी सद्विप्र के जीवन में ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा जब वह पैर फैलाकर आराम करते हुए कह सके कि आज कोई काम नहीं है. आज हर युक्तिनिष्ठ, धार्मिक, नीतिवादी, संग्रामी मनुष्यों से मेरा यह अनुरोध है कि वे अतिशीघ्र एक स्वस्थ सद्विप्र समाज का निर्माण करें. यही है क्लियरियन कॉल ऑफ महासद्विप्र. सुन लिया? मालिक जिसने हम सबको बनाया, जिसके हम बंदे हैं, और हम ही को निवेदन कर रहा है. क्या आज हर युक्तिनिष्ठ, धार्मिक, नीतिवादी, संग्रामी मनुष्यों से मेरा अनुरोध है. बताइए,
धरती का मालिक स्वयं अनुरोध कर रहा है कि वे अति शीघ्र एक स्वस्थ सद्विप्र समाज का निर्माण करें। देखा, इतने सारे पढ़ने हैं इसमें, मैंने कितना शॉर्ट में क्लास लिया। दादाजी हम लोग को पीडीएफ में मिल जाता तो हम लोग पढ़ते रहते ना। लाऊंगा दादा, मैं राजेंद्र दादा जी के साथ में बैठूंगा, मेरे पास में ऐसा बहुत मसाला है, बहुत मसाला है। मैं धीरे धीरे करके, जैसे पीडीएफ में दादा शिवानंद दानी जी डालते रहते हैं। तो मैं आज इसको पीडीएफ बना करके आज अरे पूरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, कितना लीजिए। फैक्ट्री है क्या? तो अभी उसको मार्केटिंग कीजिए। अभी खुशी की बात है कि हमारे बाबा के इंटेलेक्चुअल बेटे सोचने लग गए हैं कि जो कुछ भी मालिक ने उनको समझाया है, बताया है, सिखाया है, उससे और भी लाभान्वित हो। इसलिए मैं तो शुक्रगुजार हूँ दादा शिवानंद दानी जी का कि वो हर बार, मुझे लगता है हर दिन लगभग कुछ न कुछ जो डालते ही रहते हैं। अच्छी बात है। ऐसे और भी दादा राजेंद्र जैसे कि मैं बैठ करके जब सोचने वाला था और बोलने वाला था, उनके साथ में ऐसी योजना बनाने वाला था कि दादा भी अपने तरीके से कुछ इस प्रकार का काम करे, बहुत एक्टिव रहते सोशल मीडिया पर, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो टाइम हो गया, 12 बजने वाले हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछने से पहले शॉर्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ। हम सब पूर्ण कोई नहीं है, सब में कुछ ना कुछ खामी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश हमें करनी है, मालिक की कृपा से हम पूर्णत्व की ओर आगे बढ़ते चले। मालिक की सिंपल सी अपेक्षा है, जो अनुरोध मैंने अभी आप लोगों को सुनाया उनका, कि वो हर नीतिवादी विचारशील व्यक्ति को चाहते हैं कि वो सद्विप्र बने। और जब उन्होंने कहा कि वोटिंग राइट अगर केवल सद्विप्रों को दिया जाए तो कल्पना का स्वर्ग और व्यवहार की धरती दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, अर्थात प्रभु की जो व्यवस्था आगे आएगी, उस राजनीतिक व्यवस्था में हर किसी व्यक्ति को वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। वोटिंग राइट तो केवल और केवल सद्विप्रों के ही हाथों में। इसलिए मालिक जाने अनजाने चाहते हैं कि हम सब सद्विप्र बने। ये क्यों? कि सद्विप्र समाज बनाना है, ये उनका मिशन है। तो ये सद्विप्र समाज बनाने के लिए हमें खुद को सद्विप्र बनना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो बनेगा तो हम भी उसके पीछे पे चलेंगे ना, अरे वो चलेगा ना चले उसकी वो जाने। हम, हमारे लिए मालिक का आदेश है कि हमको सद्विप्र बनना है, तो हम क्यों पीछे रहेंगे? हम सबसे आगे क्यों नहीं जाएंगे इस दौड़ में? इस चीज से अपने आप को बनाना पड़ेगा। मालिक की साधना में, बताई हुई साधना में आसन है, आसन करेंगे। जिस आसन के बारे में आचार्य पारसनाथ जी ने आज चर्चा की, जिस आसन के बारे में कल प्रियतुषान दादा भी बोले और हम सभी सब जानते हैं, चर्याचरण बाबा ने कहा है कि आसन करने से हम फिजिकली फिट हो जाएंगे, और फिर इष्ट मंत्र का जाप करने से हम मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, और बाबा आनंद मूर्ति का ध्यान करने से हम स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो जाएंगे। ये फिजिकली फिट माने शरीर से हट्टा कट्टा नहीं, शरीर से हाथी जैसा मोटा ताजा नहीं, वज्र जैसा हीरे जैसा कठोर नहीं, बल्कि जिसके शरीर के ग्रंथियों का हार्मोन सिक्रेशन संतुलित है, वही फिजिकली फिट। हार्मोन सिक्रेशन की मात्रा कम बेसी होती है, परिणाम स्वरूप उसका कम बेसी परिणाम हमारे शरीर पर पड़ता है, वही तो बीमारी है। मेडिसिन लेस, मेडिसिन दवा मुक्त जीवन जिसका, वही फिजिकली फिट। ये याद रखिएगा। शरीर की ग्रंथियों को डॉक्टर आशु हम लोगों के बीच में है,
टाटा वालों कभी उनसे क्लास लेना कि हमारे चक्र में कितनी ग्रंथियाँ होती है। वो बायोसाइकोलॉजी की मास्टर है, वो आपको समझाएगी। बाबा ने भी, सच बताऊँ मैं, 21 जून को मुंबई में एक बार मुझे किसी कॉलेज में बुलाया था। योगा डे है ना, योगा डे, वहाँ जाकर के मैंने औरों की तरह हाथ पैर ऊपर नीचे करके नहीं दिखाया। मैंने पूरा बायोसाइकोलॉजी का जो चैप्टर है योगा साइकोलॉजी का, उसके अनुसार मैंने कहा कि हमारे शरीर में इतने चक्र है, इतनी ग्रंथियां है, हर चक्र को मजबूत करना, हर ग्रंथि को मजबूत करना, और उसके लिए अलग अलग आसन है। जिसके शरीर में ये है, ये नहीं, मैं उसको वृत्ति विकारों से भी जोड़ दिया। हमारे 50 वृत्तियां है, हर चक्र में स्थित है। जो वृत्ति डोमिनेट है उस चक्र का आसन करो, तुम्हारे वृत्ति संयमित हो जाएगी। और इस तरह बोलते 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 जब मैं पीनियल ग्रंथि पर गया, उसको कोजागिरी पूर्णिमा का वो समझाया मैंने कि हमारे समाज में लोग कोजागिरी पूर्णिमा मनाते हैं, दूध गर्म करते हैं और ऊपर में चंद्रमा जब आ जाता है माथे पर, तब समझते हैं कि इस दूध में अमृत गिर गया, तो रात को 12 बजे फिर उसका पान करते ही कि नहीं करते हैं। मैं तो बचपन में करता था भैया, जब छोटा घर में था ना तो हम करते थे हमारे गांव में जी। तो मैंने कहा ये बाहर की क्रिया है, ये अंदर की क्रिया तो अलग है। वो चंद्रमा की कला, वो पीनियल ग्लैंड हमारे माथे में है, मेडिटेशन करते हैं तो उसका क्षरण होता है, मेलाटोनिन नीचे आता है, वही अमृत है। इस तरह मैंने जब बताया तो लोग बोले वंडरफुल। मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, जो कुछ भी मैंने कहा ये मेरी अपनी चीज़ नहीं है, मेरे गुरुदेव श्री आनंद मूर्ति जी उन्होंने मुझे सिखाया है। उन्होंने ये किताब लिखा है जिसका नाम है योगा साइकोलॉजी, उसमें एक चैप्टर है बायोसाइकोलॉजी, उसकी ये सारी किताब चर्चा है। भीड़ लगी, डिमांड होने लगी, मेरे पास किताबें नहीं थी। योगा साइकोलॉजी की किताब हमको दो, हमको दो, हमको दो। मैंने कहा किताब तो पढ़ने से तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं पा सकोगे। तो इस तरीके से फिजिकली फिट होना है, मेंटली स्ट्रांग होना है, तो हमें बायोसाइकोलॉजी के हिसाब से पर्टिकुलर आसन करना है। सारे आसन करने की जरूरत नहीं है। हमारे मन की जो वृत्ति हमको ज़्यादा सताती है, उसको जिस चक्र में वो स्थित है उस चक्र का आसन करेंगे। उस ग्रंथि में जो ग्रंथि वहाँ रहती हैं उसका कृष्ण संतुलित हो जाएगा, हमारी वृत्ति भी संतुलित हो जाएगी। और स्पिरिचुअली एलिवेटेड मतलब क्या? फिजिकली फिट माने ग्रंथि दोष मुक्त, मेंटली स्ट्रांग माने मानसिक सबल, माने क्या? वृत्ति विकार मुक्त, ग्रंथि दोष मुक्त, फिजिकली फिट, वृत्ति विकार मुक्त, मानसिक सबल, मेंटली स्ट्रांग, एंड हु विल बी नोन एज स्पिरिचुअली एलिवेटेड। गेरुआ पहन लिया, बाल बढ़ा लिया, माला पहन लिया और ओम नमः शिवाय दिन भर रात भर जाप करता है, उसको स्पिरिचुअली एलिवेटेड बोलेंगे क्या? नहीं। एक छोटी सी कहानी है, दादा रघुनाथ जी, ये कहानी मैंने उनसे ही सीखा है। दादा रघुनाथ जी को कितने लोग जानते हैं? जरा आपके पीछे बहुत कम, बहुत कम। बाबा के नंबर 1 के कैडर, WT के बाद में गृहस्थियों में नंबर 1 के कैडर थे दादा। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे एक समय जी। तो वो ये कहानी बोलते थे, एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि बेटा ध्यान रखना, ब्रह्म जो है हमेशा तुमको देखता और ताकता रहता है, उसकी नजर चुरा करके तुम कुछ नहीं कर सकते हो। शिक्षा समाप्त। एक दिन दोनों को बुलाया, युधिष्ठिर और दुर्योधन को, बोले कुलाड़ी लो, जंगल में जाओ, किसी भी पेड़ की डाली तोड़ करके लाना, किंतु जब डाली तोड़ोगे तो तुम्हें कोई देखेगा नहीं। कंडीशन, ये शर्त थी। दोनों दो दिशा में निकल पड़े। दुर्योधन ने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। इंसान तो क्या, जंगली जानवर भी नहीं, चिड़िया की चहचहाट भी नहीं। सोचा क्या सुंदर योग है, मुझे कोई नहीं देख रहा। खट डाली तोड़ी, झट आश्रम पहुंचा। गुरु ने बोला शाबाश बेटा, प्रथम आया, किंतु शाम हो गई, रात हो गई, युधिष्ठिर का पता ही नहीं। युधिष्ठिर बहुत देर रात में जब घर लौटे, आश्रम लौटे, तो गुरु ने कहा युधिष्ठिर क्या बात है इतनी देर बाद, और वह भी बिना डाली लिए, घुटने टेके, हाथ जोड़े, नतमस्तक होकर गुरु के सामने युधिष्ठिर कहते हैं
गुरुदेव आपने कहा था कि जिस समय मैं डाली को तोड़ूंगा उस समय मुझे कोई नहीं देखना चाहिए, मेरा परमेश्वर, मेरा ईश्वर, मेरा ब्रह्म मुझे एक तक देख रहा था, इसलिए मैंने डाली नहीं तोड़ा। दिस इज स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। डू गेट माई पॉइंट? एक दिन इस बूढ़े बच्चे से एक गलती हुई, गलती करके जब मैं कलकत्ता गया तो पकड़ा, बोला उस दिन सोमवार के दिन को 2 बजे तू उड़ीसा के जंगल में पहाड़ के ऊपर से जा रहा था, बोल तो क्या सोच रहा था? 2-4 सेकंड के लिए मैं कीर्तन करते करते जा रहा था, 5 को मैं लगभग मुझे पैदल चलना था उस गांव में जाने के लिए। तो मैं कीर्तन कर रहा था, थक गया कीर्तन, आगे भी गाओ पीछे भी गाओ तो थकेगा नहीं क्या? तो थक गया तो थम गया तो घुस गया तो कुछ सेकंड के लिए थम गया। अर्र मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं संभल गया, फिर कीर्तन शुरू कर दिया। किंतु जब गया तो पकड़ा तो बोला क्या सोच रहा था? मैंने कहा गलती हो गई। क्यों गलती हुई? मैंने कहा मालिक जब तुमको भूल जाता हूँ ना तो मुझसे गलती हो जाती है। चश्मे के भीतर से छोटी आंखें यूं बड़ी करके एक टक मेरी आंख में आग दसा करके बोले क्यों भूलते हो मुझे, क्यों भूलते हो मुझे? एक छोटा सा दृष्टांत है, इंस्टेंट है, ये मालिक के साथ ही छोटी सी घटना है, किंतु ये हमें क्या सिखाती है कि ये पूरे बच्चे को ही नहीं, ये सब के लिए सबको सिखाती है कि मालिक को कभी भूलना नहीं। जैसे युधिष्ठिर नहीं भूलता था अपने ब्रह्म को, ठीक उसी तरह यही तो हमारा ब्रह्म है, यही तो हमारा मालिक है, धोती कुर्ता वाला। इसको सदैव सिर माथे पर बिठा के रखेंगे और सदैव अगर वो बड़ा भय में हमें आशीर्वाद देता रहेगा तो भला हमसे गलती हो सकेगी कभी। अब कान खोल करके सुन लीजिए, महासद्विप्र बाबा आनंद मूर्ति ऐसे ही व्यक्तित्व का निर्माण चाहते हैं, यही सद्विप्र है। और ये बात हमारी साधना की बदौलत जब हम विज्ञानमय में पहुंच जाएंगे, जहाँ विवेक और वैराग्य जग जाएगा, दैट पर्सन विल बी नोन एज स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन। महाराष्ट्र में एक संत है जिसका नाम है संत तुकाराम, जिसको बाबा जी चैतन्य नाम के व्यक्ति ने गुरु के रूप में जाकर के सपना में साधना सिखाया। और उसने अपने कविता में लिखा, जेते जात होते थे तू माझा सांगाती चालवे से हाथी धरुणिया, हे मेरे ईश्वर जहाँ कहीं भी जाता हूँ तू मेरे साथ साथ चलता है। और सच बताऊं तू इतना दयालु है कि तू मुझे अकेले नहीं चलने देता, मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ करके इस दुनिया के रंगीन मेले में तू मुझे चलाता है, ताकि दुनिया के रंगीन मेले में कभी तुझे भूल न जाऊं। कितनी कृपा है तेरी मेरे ऊपर। यही वो चाहता है, यही बाबा आनंद मूर्ति बाबा जी चैतन्य नाम के व्यक्ति के रूप में तुकाराम के सपना में जाकर के उसको दीक्षा दिया था। इसलिए तो हम कहते हैं ये तारक ब्रह्म है, तारक ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, तारक ब्रह्म। ये तारक ब्रह्म किसी व्यक्ति विशेष का गुरु नहीं होता है, किसी समुदाय विशेष का गुरु नहीं होता है। आपने आए दिन व्हाट्सएप पर आता है, अभी मेरे पास में नहीं है, लेकिन उसकी वर्डिंग यही है कि मैं केवल आनंद मार्गियों का गुरु नहीं हूँ, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे मैं सबका गुरु हूँ। हाँ, आनंद मार्ग प्रचारक संघ की स्थापना मैंने की, जिसमें आनंद मार्गी मुझे अपना गुरु मान सकते हैं, किंतु मैं हूँ सबका गुरु। इसीलिए बाबा ने चर्याचर्य में कहा है कि किसी के सेंटीमेंट को चोट मत पहुंचाना, वो जो करता है उस पर डायरेक्ट अटैक मत करना, धीरे धीरे साइकोलॉजिकल लेना। अगर तुम उस पर चोट पहुंचाते हो, उसको दुखित करते हो, तो समझो तुम मेरे ऊपर चोट पहुंचाते हो। ये आनंद मूर्ति जो सबका गुरु है, ये चाहता है हम सब उसका स्मरण करें। एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं, मैं दिन भर सुनाऊंगा तो भी खत्म नहीं होगी। बाबा आनंद मूर्ति आनंद मार्गियों के ही नहीं, नान मार्गियों के जीवन में जाकर के कैसे कैसे उनको गाइड करता है, कैसे कैसे उनको बचाता है। एक नहीं अनेक घटना है ऐसी। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब का कल्याण करने के लिए धरती पर आया था।
हमारे लिए सौभाग्य की बात सिर्फ यही है कि हम सबको उसने अपना माध्यम बनाया। ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए मैं कहता हूँ उसकी इच्छा है कि हम सब उसके अनुसार सद्विप्र बनने का प्रयास करें। तो क्या हम सबको सद्विप्र नहीं बनना चाहिए, हाँ या ना? तो अब मैं आप लोगों से ये वचन लेना चाहता हूँ कि आज तक नहीं हुआ तो नहीं सही, गई बात गणपत के हाथ, किंतु आज से हम जिस चीज़ का पालन करने से हम सद्विप्र बन सकते हैं उसका पालन करने में कभी निग्लेक्शन नहीं आने देंगे, कमतरता नहीं आने देंगे। जो करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। अडामेंट, वेरी वेरी अडामेंट, वेरी वेरी अडामेंट। जानते हैं, ये मेरी सोच है। सद्विप्र के लिए 5 ईस्ट चाहिए। 5 ईस्ट, मॉरलिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट, न्यू ह्यूमैनिस्ट और यूनिवर्सलिस्ट और प्राउडिस्ट, ये 5 ईस्ट चाहिए। और वेरी स्ट्रॉन्ग इन ना, अब इसको छोड़ दीजिए, अच्छा लिख लीजिए। मॉरलिस्ट, 5 ईस्ट, 5 ईस्ट, 5 ईस्ट। नंबर 1 मॉरलिस्ट, नंबर 2 स्पिरिचुअलिस्ट। लिख दूँ क्या? लिख लीजिए। हाँ, स्पिरिचुअलिस्ट, हाँ, फिर यूनिवर्सलिस्ट, नंबर 4 न्यू ह्यूमैनिस्ट और नंबर 5 प्राउडिस्ट। ये पहले 4 अगर करेंगे ना तो हम गुडी गुडी बॉय और गुडी गुडी गर्ल बनेंगे। नहीं, अब मैं क्या करूँ? वो बाबा का ये मैसेज मैंने लिख करके लाया था। हाँ, तो वो गुडी, हाँ, सुन लीजिए। जिनमें नॉलेज है, जिनमें साधना है, जिनमें साधुता है और जिनमें पाप के खिलाफ लड़ाई करने की कुव्वत है, वही है सद्विप्र। लड़ाई नहीं करेंगे, गुडी गुडी बॉय बनकर चुपचाप बैठे हुए रहेंगे, भोले भाले आदमी, वह सद्विप्र नहीं है। वह भी समाज का बोझा है। भोले भाले आदमी वह सद्विप्र नहीं है, वह भी समाज का बोझा है, वह पापी है। पाप के खिलाफ जो लड़ाई नहीं करता है वह खुद पापी है। मालिक की बात है। इसलिए हम सबको सद्विप्र बनना पड़ेगा। सद्विप्र बनने का दूसरा क्राइटेरिया मेरे हिसाब से ये मेरी मन की उपज है 5 इंच। ये हुआ ईस्ट, 5 ईस्ट मैंने बताया ना, IST ईस्ट। अब इसमें इंट लगा हुआ है, पॉइंट है ये, पॉइंट का INT इंट। 5 पॉइंट लिखे। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 10 पॉइंट, 1 पॉइंट, ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2 10 पॉइंट, 10 पॉइंट्स। नंबर 3 14 पॉइंट्स, 14 पॉइंट्स। नंबर 4 15 पॉइंट्स और नंबर 5 है 16 पॉइंट्स। 1 पॉइंट पता है क्या है? एक इष्ट आदर्श। क्या? 1 पॉइंट एक आदर्श वो अलग बात है। जब तक हम अपनी ड्यूटी दूसरे को, क्या बोलेंगे उसको, हैंड ओवर नहीं करते, तब तक हम अपनी जिम्मेदारी की जो पोस्ट है जो उसको छोड़ेंगे नहीं। आई बात समझ में? ये 1 पॉइंट हुआ। 10 पॉइंट एम और नियम लिखिए। 10 पॉइंट क्या है? एम और नियम। 14 पॉइंट है ये कैडर के लिए बाबा ने स्पेशली कुछ रूल्स दिए हैं कैडर के लिए 14 पॉइंट्स, ठीक है। और 15 पॉइंट्स पंचदश और 16 पॉइंट्स 16 विधि।
इनमें कठोर होना पड़ेगा सद्विप्र को, सब में। और लास्ट वाला मैंने पहले बोल ही दिया है, उसमें भी 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 फिजिकली फिट, नंबर 2 मेंटली स्ट्रांग, नंबर 3 स्पिरिचुअली एलिवेटेड, और नंबर 4 एवर रेडी टू फाइट अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इविल्स, और नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर धोती कुर्ता वाले चरणों में समर्पण नहीं होगा तो वह सद्विप्र नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर समर्पण नहीं है तो वह मेरे मालिक के मिशन का कैडर और लीडर नहीं बन सकता, सद्विप्र नहीं बन सकता। सद्विप्र के भीतर समर्पण होगा, डेडिकेशन। इस तरह अगर हम ये सारी चीज़ों का पालन करेंगे तो बाबा के मिशन का अच्छा कैडर बन करके उसके मिशन का काम उसकी इच्छा के अनुसार कर सकेंगे। इसी के साथ मैं इस क्लास में को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। परमपिता बाबा की, महासंभूति बाबा की।